लेक्चर है इंट्रोडक्शन, माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। 8th सेमेस्टर का ये कोर्स कोड है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। माइक्रोबायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है माइक्रोब्स की, ठीक है। और माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब माइक्रोबायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। और हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं वो कौन कौन से हैं? उसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं माइक्रोबायोलॉजी की। अब बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं हम लोग और उसकी स्टडी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, और फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, प्रोटोजोआ की स्टडी को कहते हैं प्रोटोजोलॉजी, एल्गी की स्टडी को कहते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। ये तो थे माइक्रोब्स और डिफरेंट ब्रांचेस माइक्रोबायोलॉजी की। उसके बाद रीज़न वाई वी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो क्या रोल प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है। हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट में हम जिस टेबल पे या जो टेबल यूज़ कर रहे हैं, चेयर यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोब्स हमारे इर्द गिर्द हैं, बैक्टीरिया हमारे हाथों पे मौजूद हैं, कपड़ों पे मौजूद हैं, और एल्गी, फंजाई, इनकी भी डिफरेंट जो है अक्रेंसेस हैं। तो इस तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है। सेकेंडली ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वैक्सीनेशन जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही पॉसिबल हुई है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इम्पोर्टेंस देखते हैं कि वाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो मच इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करवाते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या फिर किसी भी किस्म का इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंडली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल करते हैं प्लांट्स के लिए, उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को जो प्लांट को रिक्वायर्ड होती है, जिसकी ज़रूरत होती है प्लांट को। फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ द नेचर। वो किस तरह से? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन है ह्यूमंस के साथ भी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी, और इस तरह वो पूरे जो नेचर है उसको बैलेंस किए हुए हैं। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, फूड सोर्स है। वो किस तरह से? अब जो एक्वेटिक माइक्रोब्स हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं? फूड के तौर पर बिहेव करते हैं फॉर स्मॉल मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स के लिए। फिर उस तरह ये जो स्मॉल मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं उनको ईट कर लेते हैं फ़िश या फिर शेल फिश, और फिश को अल्टीमेटली ईट करते हैं ह्यूमंस। तो इस तरह एक पूरी की पूरी जो फूड चेन है वो माइक्रोब्स की वजह से वो पॉसिबल है। फिर उसके बाद माइक्रोब्स क्या करते हैं? जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ग्रेजिंग एनिमल्स का, उसके अंदर भी माइक्रोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं ये जो फूड है इन माइक्रोब्स की वजह से ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। जैसे कि काउस ये क्या करते हैं? ग्रास को डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। इसके अलावा पहले बात की थी कि फूड सोर्स हैं, इसके अलावा जी एल्गी और फंजाई। फंजाई के अंदर हम देखते हैं मशरूम्स, वो भी खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बायोकेमिकल रिएक्शंस। माइक्रोब्स जो हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पिकल्स बनाने के लिए, ठीक है, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए। इसके अलावा योगर्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर
माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और इनके अंदर डिफरेंट जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके ज़रिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स ये भी बनाए जाते हैं माइक्रोब्स की मदद से। फर्मेंटेशन रिएक्शंस, इसके अंदर यीस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है फर्मेंटेशन रिएक्शन के अंदर भी, जो कि यीस्ट भी एक एल्गी है और वो एल्गी क्या है, अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब है। फिर उसके बाद जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है, जो कि किल कर देती है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देती है ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करेगी, या तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी या फिर बैक्टीरिया को वहाँ से किल कर देगी। फिर मेजर टूल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हैं वो हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं उनको इन्वायरमेंट की क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल स्पिल्स, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो कि ऑयल के ऊपर फीड करते हैं या फिर ऑयल को डिग्रेड कर सकते हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। और एक्सप्लोजिव्स की डाइजेशन के लिए, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कम से कम जो है वो पोल्यूट हो, और ये जो माइक्रोब्स हैं उनको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी के अंदर। और हेल्थ साइंस करियर के अंदर भी हम लोग माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि आया ये माइक्रोब जो है वो इस डिज़ीज़ का जो है वो कॉज है। फिर हम क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये डिजीज़ जो है वो किस तरह से ट्रांसमिट हो रही हैं, उनको हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो है हम हेल्थ साइंस करियर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे फील्ड्स के दरमियान में क्या लिंक है। माइक्रोबायो या फिर कोई भी और साइंस अकेले जो है वो सरवाइव नहीं कर रही होती, उसका दूसरे जो है ब्रांचेस के साथ, दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ, दूसरे फील्ड्स के साथ इंटरेक्शन ज़रूर होता है। इसी तरह माइक्रोबायो का भी इंटरेक्शन डिफरेंट फील्ड्स के साथ है, जैसे कि बायोलॉजी के साथ। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर आइडियाज़ लेते हैं माइक्रोबायो से, ठीक है, और यूज़ कर देते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि यीस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन सभी को यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। उसके बाद इकोलॉजी की ब्रांच के अंदर इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि ये जो कोई भी मटेरियल है वो किस तरह से डिकम्पोज हुआ है, ठीक है, और उसके बाद अवेलेबल हुआ है फॉर कंटिन्यूस साइक्लिंग के लिए। मतलब रिसाइकलिंग किस तरह से हुई है, डिकम्पोजिशन किस तरह से हुई है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हुए हैं वहाँ पर। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट क्या करते हैं, माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं, माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, उनके मेटाबॉलिक पाथवेज यूज़ करते हैं, उनको देखते हैं कि वो कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा केमिकल रिएक्शंस जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स की ब्रांच के अंदर जेनेटिसिस्ट क्या करते हैं, वो माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं कि किस तरह से हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास ऑन होती है, वो देखते हैं कि किस तरह से ट्रांसफ़र हुई है, और इस इंफॉर्मेशन को वो यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन सभी को स्टडी करने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है रिसर्च के अंदर, वो किस तरह से वो देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और इसलिए ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले में जो माइक्रोब्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली सिंपल है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है,
तो उनको हमें स्टडी करना भी इजी होगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और माइक्रोब्स के अंदर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। इसीलिए जो है माइक्रोब्स को इतना ज़्यादा रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर सेकेंडली रीज़नेबल कॉस्ट। हम क्या करते हैं कि हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। अब हर ऑर्गेनिज्म को यूज़ करने की कोई ना कोई कॉस्ट आती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है कि उनको यूज़ करते हुए हमारी जो कॉस्ट होती है वो रीज़नेबल होती है और हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बिलियन बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। और इनका जो रेट है, इनकी जो कॉस्ट है वो लेस होगी अगर हम 10 जो है रैट्स उनको ग्रो करवा रहे हैं। एक तरफ हमने 10 रैट्स ग्रो करवाए हैं, उनकी कॉस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गई है। दूसरी तरफ हमने 1 बिलियन बैक्टीरिया ग्रो करवाए हैं, तो बैक्टीरिया की कॉस्ट कम होगी और 10 रैट्स को ग्रो करवाने की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास रिलायबल रिजल्ट्स हों। और फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये स्मॉल हैं और इनकी आपस में जो है वेरिएशंस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो वेरी क्विकली, बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जल्द से जल्द ग्रो कर सकें और ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है एक से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेल डिवीजन जो इनके अंदर रैपिडली होती हैं, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर 3 सेल डिवीजन जो बैक्टीरिया के अंदर वो हो जाती हैं। और इसी तरह जो जेनेटिक ट्रांसफ़र है वो भी इजीली होता है इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हुए जो साइंटिस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल हुए। अब ये जो बेनिफिट्स हैं वो किस तरह से साइंटिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। साइंटिस्ट ने रिमार्केबल जो है वो सक्सेस हासिल कर ली है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हुए। अब वो किस तरह से हासिल की है, सबसे पहले तो हमारे पास आती हैं वैक्सीन्स। बहुत सी बीमारियों को क्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये जो है इंजेक्शंस के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए जो है बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती हैं। इस तरह जो बॉडी है पहले से इम्यून हो जाती है एक पर्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ। अच्छा जी, इसके अलावा देखते हैं हमारे पास मीज़ल्स, पोलियो, ठीक है, जर्मन मीज़ल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन सब की जो है वैक्सीनेशन जो वो आज के दौर में मौजूद है। अब बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया के अंदर। बैक्टीरिया इर्द गिर्द हर जगह पे ऑलमोस्ट मौजूद है, लेकिन बैक्टीरिया जो है डेप्थ के अंदर में मौजूद है। जब साइंटिस्ट ने डीप ड्रिलिंग का प्रोजेक्ट किया तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अगर हम ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया को जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है। जैसे कि फ्रांस के अंदर 1.6 किलोमीटर तक जो है वो बैक्टीरिया मौजूद है। उसके अलावा अलास्का के अंदर 4.2 किलोमीटर की डेप्थ के अंदर, ठीक है। और स्वीडन के अंदर 5.2 किलोमीटर की डेप्थ तक बैक्टीरिया जो हैं वो मौजूद हैं। अलास्कन बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। 110 डिग्री तक उनका सर्वाइवल रेट है, ठीक है। अब जहाँ पे इतनी ज़्यादा डेप्थ के अंदर बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उस एरिया को, जिस डेप्थ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है और टेम्परेचर भी वहाँ पे हाई है, उस एरिया को उन्होंने नाम दे दिया डीप हॉट बायोस्फीयर। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप है और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, उस एरिया को कह दिया कि ये हमारे पास डीप हॉट बायोस्फीयर है, ठीक है। और इसको नेम दिया था अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस गोल्ड ने।
ठीक है। ये जो रीजन है माइक्रोबियल लाइफ का, ये एक्सटेंड करता है अबाउट 10 किलोमीटर्स तक। ठीक है। जो हमारा सरफेस बायोस्फीयर है उससे लेकर 10 किलोमीटर तक की डेप्थ तक जाएं तो हमारे पास डीप हॉट बायोस्फीयर जो है वो डिस्कवर हो जाता है। इसके अलावा बॉर्डर्स पर देखें इन 2 बायोस्फीयर्स पे, तो इसके अलावा हमारे पास मिलते हैं ऑयल के और हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन। ठीक है। इस तरह का भी जो मटेरियल मिलता है जहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। और डीप भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं।